IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ ख्याति। बस सब ठीक चल रहा है, आप लोग बताइए। हाँ, तो मैं सोच रहा था आज हम लोग ऐसे विषय पे चर्चा करें जिस पर हम लोग काफ़ी बार बात करते हैं। संविधान हमारा एक पसंदीदा विषय है, हम लोग बार बार पर आते रहते हैं। तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है और एक ऐसा पेपर आया था हाल ही में जो कुछ नए डायमेंशंस देता है उस सवाल को, तो मुझे लगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये हमेशा सवाल हमारे मन में भी रहता है और कई लोगों के मन में भी रहता होगा कि हमारे संविधान के जो सिद्धांत हैं उनका कई बार इतनी आसानी से उल्लंघन करते रहते हैं लोग, और वास्तविकता और उन सिद्धांतों में इतना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, शायद वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये ऐसा सवाल आता है लोगों के मन में, अक्सर हमारे भी मन में आता है। और कई बार इसका जवाब ढूंढने में लोग हिस्ट्री में चले जाते हैं और लोग ये अक्सर बोलते हैं कि शायद एक कारण ये हो सकता है क्योंकि जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें ये संविधान की रचना हुई, उसमें जो लोग थे वो सब एलीट थे, उस टाइम के एलीट थे। लोग कहते थे कि मतलब संभ्रांत व्यक्ति जिन्हें कहते हैं, एलीट लोग थे। तो क्योंकि वो एलीट थे तो इसीलिए लोग कहते हैं कि शायद उनका जो संविधान था वो भी संभ्रांतवादी था, शायद वो कटा हुआ था समाज, आम समाज से, और इसीलिए वो समाज को शायद अच्छे से समझ नहीं पाया, और इसीलिए वो जो डिफरेंस था वो अब हम ज़्यादा देख रहे हैं कि उनका जो विजन था और जो वास्तविकता है आज की, उसमें बहुत अंतर था, और इसका कारण ये था। ये आप लोगों ने भी सुना है क्या ये आर्ग्यूमेंट कई बार? हाँ, अलग अलग फॉर्म में आती है ना ये आर्ग्यूमेंट की एलिटिस्ट है या तो फिर बहुत ज़्यादा वेस्टर्न आइडियल्स के ऊपर से है, हमारे आइडियल्स के ऊपर से नहीं है, या तो हाँ जो फॉरेन एजुकेटेड विलायत पढ़ के आए थे वो लोग आके फिर वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। ये भी एक प्रकार का कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते थे। तो मैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसको अग्री नहीं करती हूँ ये वाले आर्ग्यूमेंट से कि ये इतना एलिटिस्ट डॉक्यूमेंट था ना। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा एलीट लोग थे। मतलब कुछ लोग उसके अंदर एलीट ज़रूर थे, पर उसमें बहुत सारे लोग थे जो ज़मीन जुड़े हुए भी थे और जिनका रिप्रेजेंटेशन, इवन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, जो संविधान लिख रही थी, उसमें भी बहुत सारे प्रकार के और अलग अलग प्रांतों से लोग थे और अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से भी लोग थे। तो ये कह देना कि वो सारे ही एलीट थे, मुझे तो लगता है कि वो बात भी मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा ख्याति, मतलब उस समय अगर हम देखें तो शायद भारत में लिटरेसी रेट ही कुछ मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट परसेंटेज में रहा होगा। तो आप बोल सकते हैं भाई हर कोई पढ़ा लिखा आदमी जो स्कूल गया है वो एलिट ही था। तो हाँ, भाई अब जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप होगी वो तो एलिट ही होगी ना, अगर आप उस डेफिनेशन से आप देखेंगे तो बिल्कुल। अब भाई आप चाहेंगे ना कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई पढ़े लिखे लोग तो बनाए। तो हाँ, और ये बार बहुत छोटा है, कैसे मतलब चलेंगे? हाँ, और ये एलीट कहने का बार भी थोड़ा छोटा है ना। मतलब अगर अब B.R. अम्बेडकर भी वो फॉरेन जाके पढ़ के आए थे, लेकिन वो खुद उन्होंने काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया था। वो एक बहुत ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आ रहे थे, तो वो तो सेल्फ मेड हो गए। ठीक है, अगर सिर्फ एजुकेटेड होने की वजह से वो एलीट डेफिनेशन में जा सकते हैं, बट ऐसा मुझे लगता है कि ये ग्रे लाइन है, मतलब ऐसा। हाँ, नहीं मुझे लगता है कि ये इस चीज से आपत्ति क्यों करनी है। ठीक वही एलिट ही करेगा ना। मेरे को लगता है कि इसके पीछे जो हाँ, शायद आक्षेप छुपा है उसके पीछे जाना चाहिए कि लोगों को एलिट से जो एक समझ होती है कि ये लोग जो कि जमीन से जुड़े हुए नहीं है और जो कि अपने ही बबल में रहते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। जबकि हिंदुस्तान के जो भी राजनेता थे वो ऐसे नहीं थे। मतलब सबने डंडे वंडे खा के जेल वेल काटी हुई थी भाई, और मतलब लोगों के काफी चहेते लीडर थे, लोगों के बीच में रहते थे, दशकों काम किया था, सालों भी नहीं। सब लोग, ज्यादातर लोगों ने आम जनमानस के बीच में। तो मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है कि भाई जो आपके नेता है वो लोगों से कितने जुड़े हुए हैं और लोगों का कितना हित देखते हैं।
और इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो नेता हैं उनकी जगह कहाँ थी। क्या क्या बोलते हो प्रणय? हाँ, नहीं, मैं सौरभ आपसे सहमत हूँ इससे, और ख्याति से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट पे कि हाँ, मैं भी, मुझे लगता है वो लोग एलिट थे इस डेफिनेशन से ही कि 17% लिटरेसी थी, 70% पॉवर्टी थी। तो जो लोग इसमें 3 साल दे पाए होंगे इस संविधान सभा के लिए, ऑब्वियसली वो समाज के ऊपरी तबके से होंगे, इकोनॉमिकली एटलीस्ट वो अफोर्ड कर पा रहे होंगे। तो इसी के ऊपर मैं सोच रहा था, तो मैं भी यही बोल रहा था कि जो भी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं विश्व भर में, वो कई बार एलीट ड्रिवन ही होते हैं और उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा क्यों है, जैसे एक बहुत अच्छा पेपर था 10-11 साल पहले, पेपर का टाइटल था हु बिकम्स अ टेररिस्ट। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पूरा डेटा कलेक्ट किया था 20वीं सदी के पहले दशक के बारे में, कि किस तरीके के लोग टेररिज्म कर रहे थे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस के अगेंस्ट, और किस तरीके के लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रहे थे। तो उसमें उन्होंने ये पाया कि जो भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे वो अक्सर ये ज़्यादा थोड़े समाज के रिलेटिवली वेल्दी तबके के थे या फिर वेल एजुकेटेड थे, दोनों में से थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसी तबके के लोगों को एक एक्सेस था पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन का, और ये भी था कि वो अपना समय और अपना पैसा इस कॉज के लिए दान कर सकते थे। कई सारे लोग थे जो नहीं कर पाते थे उस वक्त। तो उस और इस सब ग्रुप में भी जो लोग, मतलब जो, अगर आप वायलेंस करेंगे, वायलेंस का ज़्यादा अवसर लागत बहुत ज़्यादा होती है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आपको जेल में डाल सकती है वगैरह वगैरह। तो जिन लोगों के लिए ये वायलेंस की अवसर लागत ज़्यादा थी, वो लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए। मतलब जो जो हमारे या तो वो जिन्ना वगैरह उस तरीके के लोग ना, जो लोग या नेहरू जैसे लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा थी वायलेंस की, तो वो टेररिज्म वगैरह में नहीं इन्वॉल्व थे। वो सब इन्वॉल्व थे कि किस तरीके से वो हिस्सा बने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने का वगैरह वगैरह, बैरिस्टर बने कई लोग इसीलिए। लेकिन जिन लोगों के लिए अवसर लागत कम थी, वो अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, जिसमें कई तरीके की वायलेंट एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व थे। तो ये एक एग्जाम्पल है जो बताता है कि किस तरीके से अक्सर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स जो है वो एलिट ड्रिवन ही होते हैं। तो बस मुद्दा ये है कि कितने एलिट का हिस्सा है वो हमें डिसाइड करना चाहिए। और हाँ, इस बात में हम लोग ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे, लेकिन ये बात है, और ये मुझे सरप्राइजिंग लगी थी कि हमें लगता है कि ये एलिट का हिस्सा, मतलब जिन्होंने संविधान बनाया भारत का, वो ये 300 लोग थे जो संविधान सभा में थे, वही एलिट थे। लेकिन ये जो नया पेपर जो मैंने अभी पढ़ा, रोहित डे और ओरनीत शानी का, काफ़ी बढ़िया हिस्टोरियंस हैं उस वक्त के, 1947 और 50 के पीरियड के बारे में उन्होंने काफ़ी लिखा है। और रोहित तो हमारे पॉडकास्ट पर आए भी थे संविधान के बारे में बात करने के लिए। तो उस वक्त हम लोगों ने ये चर्चा की थी रोहित के साथ कि किस तरीके से एक बार जब संविधान आ गया, तो कई आम लोगों ने भी संविधान का सहारा लिया अपनी मांगों को सामने रखने के लिए। तो उस दिशा में भी वो एलिटिस्ट नहीं था। लेकिन ये पेपर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बोल रहे हैं कि संविधान आने के पहले भी कई ज़्यादा लोग थे जो इस प्रोसेस में हिस्सा ले रहे थे, और संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें ये सिर्फ 300 लोग इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि और कई लोग इन्वॉल्व थे। और उन्होंने इस पेपर में 3 उदाहरण दिए। तो ये आप लोगों को बताया था या कि नहीं, मुझे बताइए। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि जिस तरीके से पहले वो बताते हैं कि किस तरीके से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें संविधान बनाने की प्रक्रिया भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया से काफ़ी आगे चल रही थी। तो 1945 तक तो कई सारे प्रिंसली स्टेट्स में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटीज थी, कई जगह पे असेंबली भी थी वगैरह। तो उन्होंने इसमें डेटा उनको पता पड़ा है कि हम लोग कहते हैं ना 550 प्रिंसली स्टेट्स है तकरीबन। तो वो लोगों ने पता लगाया कि 62 स्टेट्स तो खुद के संविधान बना रहे थे जब हमारा संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, और 286 ऐसे थे जो कि इन्वॉल्व थे संविधान बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स की क्या संविधान बनाने में इन्वॉल्व थे, मतलब 4-5 प्रिंसली स्टेट्स मिलके या जो संविधान बन रहा था उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये बड़ी दिलचस्प बात थी, मतलब कई सारे प्रिंसली स्टेट्स इस प्रक्रिया में काफ़ी आगे थे। ये आप लोगों को पता था क्या? मुझे सिर्फ एक एग्जाम्पल पता था प्रणय, वो था औंध का।
तो औंध की बड़ी छोटी सी रियासत थी और औंध ने इनफैक्ट बनाने की प्रक्रिया नहीं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कोई 1.5 साल चला भी उनका, कुछ 1946 के करीब में, जो कि उन्होंने पूरे गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बनाया कि भाई गांधी जी जिस तरीके का ग्राम स्वराज और इस तरीके से करना चाहते थे, उन्होंने उस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो और मेरे ख्याल से लोगों ने देखा भी, इसलिए उसको एज ए औंध एक्सपेरिमेंट के नाम से ज्यादा वो पॉपुलर है, क्योंकि वो 1-1.5 साल चला। पर उन चीजों को उस समय की सब राजनीति में जितने भी लोग थे, जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्वॉल्व थे, मेरे ख्याल से ये इतनी तरीके के एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान की धरती पर हो रहे थे, ये सब लोग देख रहे थे और वो उन चीजों से लोगों ने सीखा भी। मेरे ख्याल से उससे हमने गांधी जी के जो ग्राम स्वराज वगैरह चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिजेक्ट कर दिया गया, वो तो हमने नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्राई किए बिना रिजेक्ट हो गए, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में वो ट्राई हुई चीजें। वही तो, ये ऑन द एक्सपेरिमेंट तो काफी फेमस एग्जाम्पल था, तो वो लोगों ने इस पेपर में लिखा है कि ये एक्चुअली नॉर्म था, वो अपवाद नहीं था। ऐसे कई सारी जगहों पर ऐसी एक प्रक्रिया चल रही थी। जैसे इस पेपर में उन्होंने एक उदाहरण दिया रीवा का। सो जो रीवा के राजा थे, तो उसमें अच्छी दिलचस्प कहानी है। रीवा के राजा ने भी बोला कि अपना संविधान बनाना है, और ये बाकी ये कई सारे ऐसे संविधान 1-2 साल चले और फिर खत्म हो गए, लेकिन तो रीवा के राजा को बनाना था, तो उन्होंने कुछ ऐसे एक कमेटी बनाई। तो उन्होंने बोला कि इस कमेटी में ऐसा कोई टॉप बंदा होना चाहिए, ऐसे कोई मतलब रीवा में ही होने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। तो मतलब अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर को पूछा उन्होंने, और अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला कि ठीक है मैं करूंगा, पर उन्होंने कई सारी ऐसी शर्तें रखी। उन्होंने बोला है रीवा में मैं सर्दी के पहले नहीं आऊंगा, वो बहुत गर्म है, तो मैं बैंगलोर या मद्रास में मेरा घर है, वहीं से मैं बनाऊंगा संविधान। तो उसको भी मान लिया गया था, और उन्होंने फिर ऐसे मतलब एक क्वेश्चनर बनाया था। तो क्वेश्चनर में कई सारे सवाल थे, मतलब इस तरीके के सवाल लोगों से और एसोसिएशन से पूछे गए कि किस तरीके की पार्टिसिपेटरी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 53 सवाल थे, किस तरीके की पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, महाराजा का रोल क्या होना चाहिए। ये सब सवाल क्वेश्चनर में थे, और उन्होंने कई सारे एसोसिएशन का इनपुट लेने की कोशिश की। ठीक है, खैर फिर अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर तो ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ अरसे के बाद वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन और कोई आए दूसरी जगह से और उन्होंने ये भार उठाया। तो उसमें फिर ये क्वेश्चनर सिर्फ एक छोटी कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी तक सीमित नहीं था, कई सारे एसोसिएशन के इनपुट्स भी लिए गए। जैसे इस पेपर में वो लोग ये भी कहते हैं कि रीवा के मुस्लिम एसोसिएशन से इनपुट्स लिए गए, और वो डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने क्या बोला। फिर जो राजगोंड ट्राइब्स थे रीवा में, उनके भी इनपुट्स लिए गए, उनका भी एक एसोसिएशन था। तो ये सब चीजें चल रही थी उस वक्त, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिल्ली में कोई 300 लोग बना रहे थे संविधान। तो ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। और मेरे को लेकिन एक चीज लगी उस पेपर में, पता है उन्हें कि जो हिंदुस्तान में अराउंड नेहरू रिपोर्ट के टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन का एक काम चल रहा था 1930 से, तो एक ये भी था कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई 2 साल में 3 साल में हड़बड़ी में कुछ किया, एक लंबा प्रयास था जो कि कल्मिनेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो ऐसे कोई हड़बड़ी में नहीं बना, और हमको उसका एक एग्जांपल दिखता है कि हिंदुस्तान में जितना ये सब जो काम हुआ और ये काम करने में जितने लोग कमिटेड थे, वो शायद हिंदुस्तान में ही रहे, क्योंकि पाकिस्तान को इन चीजों का एडवांटेज नहीं मिला और वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए। और आज तक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उनकी स्टेट में वगैरह में, और बहुत सारे और देशों में भी जहां पे उन्होंने हड़बड़ी में बनाया या लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था या कमिटमेंट नहीं था। तो ये हमको दिखता भी है कि हमारे ही आसपास में हमारा एक सक्सेस इसीलिए ऐसे नहीं है कि किसी ने कुछ अच्छा बना दिया, या अनलेस कि लोग उसमें इन्वॉल्व होते और लोग उसमें यकीन करते तो कहाँ से चलता। मुझे आपने ये प्रिंसली स्टेट के बारे में बताया, सो मुझे उससे याद आ रहा था कि एक टी माधव राव, तो उन्होंने भी आई थिंक बहुत पहले का 1800s में, लेट 1800s में एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की थी, जो शायद पहला कोई अच्छा ड्राफ्ट माना जाता है कि ये एक अच्छा प्रिंसली स्टेट्स में से एक अच्छा ड्राफ्ट निकल के आया था ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, जो आई थिंक तब तक उनको एक प्रकार का प्रिंसली स्टेट्स को भी समझ में आने लगी थी कि दुनिया बदल रही है, और वो शायद एक फ्रेमवर्क ढूंढ रहे थे कि किस तरह से हम अपने राजा वगैरह के जो हमारी पुरानी लेगेसी उनको किस तरह से नए ज़माने के हिसाब से मोल्ड करें। तो इसलिए शायद ये इतने सारे एफर्ट्स एक साथ उस समय पे चल रहे हो सकते हैं। हाँ,
तो वही सौरभ आपने जैसा कहा वो सही बात है। मुझे लगता है सिर्फ जो हम लोग ऐतिहासिक रूप से देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को, उसमें हम लोग ये प्रोसेसेस अब ये भूल इल्जाम चुके हैं। लगाते हैं। हाँ, तो हाँ बिल्कुल। आप जैसा आप दोनों ने कहा, बिल्कुल, मतलब जब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का और आज़ादी का जो कवायद चल रही थी, तो उसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया ही होगा, और ये सब बातें चल रही थी, न्यूज़पेपर्स में लोग पढ़ रहे होंगे या फिर किताबें, जर्नल वगैरह जो भी थी, उसमें इन चीज़ों की बातें हो रही थी। तो और संविधान बनाने में भी 3 साल लगा ना, तो ऐसा नहीं है कि लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ ना कुछ चीजें अलग अलग तरीके से लोग एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहे होंगे तब। तो ये और इसमें अच्छा और मैं इसमें एक तो मैं उल्टा आर्गुमेंट और दूंगा कि एलिटिस्ट एकदम नहीं है, इनफैक्ट एलिट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। ज्यादातर देशों में देखोगे कि पावर जो है वो ऊपर से नीचे ही जाती है। जैसे हमने अगर डे वन से यूनिवर्सल सफरेज दिया, यानी हिंदुस्तान में ज्यादा अभी हमने डिस्कस किया 80% लोग तो गरीब ही थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे। अगर उनको वोट का हक मिला तो एक तरह से आपने एलिट की पावर कम कर दी ना। हाँ, तो आप यहाँ तो इसको फिर कैसे आप एलिटिस्ट बोलोगे? ये कैसे एलिट लोग थे जिन्होंने अपनी पावर जो है वो गरीब अनपढ़ लोगों को बोला कि ये आप सबके साथ हम शेयर करेंगे ये पावर। हाँ, एलिटिस्ट तब कहा जाता था अगर वो कहते कि चलो जो मैट्रिक पास है उसी को अभी हम वोटिंग राइट्स देंगे, क्योंकि पहले जो था वोटिंग राइट्स बहुत लिमिटेड ही होते थे, बहुत ही हाँ, जो अरे मैं पास तो छोड़ो ना, क्या थी पहले बोलते थे अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हो तो आपको हाँ वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक है, हाँ और आप पुरुष हो तो ही मिलेगा, स्त्रियों को तो पहले ही कटा देते थे, ठीक है। हाँ तो पुरुष हो तभी मिलेगा, और साथ में आपकी प्रॉपर्टी हो तभी मिलेगा। हिंदुस्तान में तो कोई बोल सकता था कि आप जाति विशेष के हो तो ही मिलेगा, तो एलिट तो हिंदुस्तान में जातियों के बेसिस पे थे। तो बड़े सारे तरीके थे करने के ये सब काम, लेकिन हमने नहीं किए। तो ये मुझे लगता है कि हाँ काफी बड़ा कदम उठाया था उस समय, जिसको एलिटिस्ट का कैसे इल्जाम दें। हाँ हाँ हाँ। तो इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि लोग दो चीजों में कंफ्यूज कर रहे हैं, एलीट और एलिटिस्ट में। सो एलीट लोगों का जो संविधान है वो एलिटिस्ट होना जरूरी नहीं है। और ये भारत का संविधान उदाहरण है, जबकि अमेरिका का जो संविधान है वो दूसरा उदाहरण है, वो एलीट था और एलिटिस्ट भी था उस वक्त। लेकिन ये भी है ना सौरभ और ख्याति की, जैसे अंबेडकर ने वो कहा था ना कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसका कार्यान्वयन करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा नहीं होगा, और संविधान अगर बुरा हो और उसका कार्यान्वयन करने वाले लोग अच्छे हो तो संविधान का रिजल्ट भी अच्छा हो। तो शायद मुझे लगता है अमेरिका में भी यही हुआ ना कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन एलिटिस्ट था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसका कार्यान्वयन सही किया, तो इस वजह से अच्छी चीजें हुई वहां पर कई सारी। तो लेकिन प्रणय, उनको वो अच्छी चीजें करते करते 100-125 साल लगे ना, तो क्या हम हिंदुस्तान को बहुत जल्दी आंक रहे हैं? अगर आप अमेरिका में आज के मापदंड लेकर के उनकी आजादी के 25 साल बाद जाते तो आप बोलते कि ये बड़ी अच्छी जगह है। हाँ, अगर डिपेंड करता मैं समाज के किस तबके में हूं तब उसके ऊपर हाँ, है ना, मतलब सिविल वॉर हो गई 70 साल में, ठीक है, बाई चांस थोड़े से जो क्या कहते हैं वैसे लोग जीत गए जिनको आप बोल सकते हैं कि ठीक है ये लोग क्या कहते हैं अच्छे लोग थे और उन्होंने समानता की लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, लेकिन उल्टा भी हो सकता था, पर सिविल वॉर हो गई कंट्री में, ठीक है, उन्होंने इतनी लड़ाइयां करी। तो ये चीज जो है हम अब हम आके 2023 में बोले हाँ ठीक है वो 1776 से आजाद है, हमें अभी मसा 70-75 साल हुए हैं, तो फिर हम क्या कंपैरिजन करें? नहीं, वो तो सही बात है। मैं ये बोल रहा था कि कई कॉन्स्टिट्यूशन जो एलिट और एलिटिस्ट थे वो भी डिपेंड करता है कौन लोग है उसका कार्यान्वयन करने में, तो उसका भी और कौन उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। मैं तो बोलूंगा क्योंकि फाइनली लड़ना पड़ा लोगों को, बिना लड़ाई के थोड़ी आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज डिफेंड कर सकते हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो ये था। और इस पेपर में वैसे और 2 उदाहरण भी थे, जैसे कि एक तो हम लोगों ने बोला प्रिंसली स्टेट्स में, फिर उन लोगों ने एक और एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से जो जुडिशियरी थी, हमें फिर से ऐसे लगता है कि जुडिशियरी का रोल तो नहीं था, जुडिशियरी तब क्रिएट हुई जब संविधान बन गया होगा और तब लोगों ने रोल प्ले करना शुरू किया होगा। लेकिन इसमें भी उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जुडिशियरी तो पहले से थी, और वो लोग का काफी हिस्सा था, वो लोग ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पे कमेंट कर रहे थे वो 3 साल में जब ये प्रक्रिया चल रही थी, और कई बार उन्होंने इनपुट्स दिए कि किस तरीके से संविधान बनाया जाए जिससे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कायम रहे। वो भी इंटरेस्टिंग था। और तीसरा ये था जो कि
ट्राइबल पॉपुलेशंस थी, वो लोगों को भी बहुत डर था कि किस तरीके से उनको समाया जाएगा इस संविधान में। और क्योंकि आप लोगों को याद होगा तब एक्सक्लूडेड एरियाज थे आज़ादी से पहले, तो कई सारे ऐसे लोग थे जिनको एक्सक्लूडेड एरियाज में रखा गया था, ट्राइबल एरियाज। तो उनके ऊपर जो बाकी भारत में जो नियम लागू थे वो वहाँ पर लागू नहीं थे। तो इसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरीके से फरवरी 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक लेटर आता है लाहौल और स्पीति से, और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को यार तुम एक्सक्लूडेड एरियाज में मत रखो, हम लोगों को इस तरीके से क्यों भेदभाव किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से भी वो लोग बता रहे हैं कि कई दिशाओं से इनपुट्स आ रहे थे संविधान सभा को, और उन्होंने जो प्रक्रिया की संविधान बनाने की में वो असेंबल किया उन्होंने कई चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद से सोच लिया कुछ और फिर वो बोल दिया कि ये पूरे भारत में आना चाहिए, लेकिन उन्होंने असेंबल किया है संविधान कई सारे इनपुट्स के साथ। तो ये मुझे अच्छा लगा पॉइंट ऑफ व्यू, और यही मैं डिस्कस करना चाहता था। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि सिविल सोसाइटी का भी इन्वॉल्वमेंट था, और काफ़ी पहले से था। भारत इंडिपेंडेंट हुआ उसके पहले से, जैसे कि विमेंस राइट मूवमेंट चल रहा था, तो 1927 से जो ऑर्गेनाइजेशन सब जुड़ के आ रहे थे, और विमेंस जो महिलाएं मिलके ये सब संस्थानों के साथ जुड़ के वो अपने खुद के चार्टर बना रही थी। तो जैसे कि एक ICWA ही है ना, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाएं आई थी, राइट। तो उन्होंने भी विमेंस चार्टर बनाया था। तो हंसा मेहता और कमला देवी चट्टोपाध्याय ये सब महिलाएं थी, उन्होंने मिलके एक वो विमेंस चार्टर बनाया था, जो फाइनली UN में भी वो प्रेजेंट करते हैं बाद में। और ये सब हो रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के पहले ही। सॉरी, हाँ, AIWC, मैं गलत बोल गई, आई थिंक ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो उनके साथ जुड़ी ये जो महिला थी, उन्होंने विमेंस चार्टर लिखा था, और जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल में लिस्ट आउट किए थी कि क्या होंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स जब हमारा नया जब देश भारत इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट भारत के लिए किस प्रकार के हम फंडामेंटल राइट्स सोचते हैं, वो उन्होंने सोचे थे उस समय। तो मतलब ये सारा जो भी सोचना था वो सब सिविल समाज भी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही कर रहे थे कि कोई एक ही तबका कर रहा था, अलग अलग तबके देश के वो काम कर रहे थे। सही बात है। और हाँ, इसका अंत में यही करना चाहूँगा सौरभ, जैसे आप ये भी कह रहे थे ना कि भारत की संविधान बनाने की प्रक्रिया काफ़ी एक अपवाद है, तो इसके ऊपर कई सारा डेटा भी है कि किस तरीके से हमारे आसपास के कई राज्यों को देख लीजिए, उनका संविधान बनाने की प्रक्रिया में कई 2, 3, 4 संविधान बने हैं और अभी भी चल रही है वो जद्दोजहद। लेकिन हमारा संविधान बना और अभी तक है, वो काफ़ी अपवाद है, वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो शायद हाँ, इसका आपने जैसे कहा शायद 20-30 साल की प्रक्रिया ये है, ना कि सिर्फ 2-3 साल की, और इसीलिए वो कायम है। और जबकि और इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के लिए, मतलब अफ्रीका वगैरह में काफी सारी हमारे जैसी जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं वो तो कभी डिसाइड नहीं कर पाई हैं कि किस तरह से अपना नेता चुने वगैरह। तो हमने काफी जगहों पे देखा, मतलब हिंदुस्तान कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई एक छोटा मतलब नॉर्मल टाइप का देश है ना, मतलब हम कॉन्टिनेंट साइज के देश हैं, और पूरी दुनिया जहां से ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, तो उतनी डाइवर्सिटी के साथ में हम लोगों ने कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट ही बना लिया जिसको पूरा देश मानता है, ठीक है, लगभग। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है हिंदुस्तान में जिसको पूरा देश या उतने कोई मानता होगा, जबकि धर्म की ज्यादा अहमियत रही है। ज्यादातर और देशों वगैरह में हमेशा कोई ना कोई और कॉमनैलिटी रही है, और देश ही उसी हिसाब से बने हैं। तो ये एक हिंदुस्तान की बहुत खासियत है, मतलब हम सबको इस पे काफी नाज होना चाहिए। तो ये इस तरीके का पेपर हम ऑब्वियसली लिंक करेंगे, हमारे श्रोता भी बताएं उनको क्या लगता है एलीट वर्सेस एलिटिस्ट में, आप क्या सोचते हैं, और कैसी लगी आपको आज की चर्चा, आपके क्या विचार हैं, जरूर हमको लिखिए puliyabazi@gmail.com पे, या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह जहां पर भी आप हैं, पुलियाबाजी है वहां पर। धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है।
आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। IVM